how to engage with government in order to protect your company's interest. दैट्स वंडरफुल, वेरी नाइस। अब इशू ये है कि धीरे धीरे जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और नहीं भी प्राइवेटाइजेशन हो गया होगा, तब भी जो पीएसयूज है, स्टेट पीएसयू से गवर्नमेंट से डीलिंग बहुत करनी पड़ती है। दे हैव टू कंटिन्यूअसली एंगेज विद द गवर्नमेंट, एंड स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड ट्रांसमिशन कंपनीज बीइंग नेचुरल मोनोपोलीज, दे आर हेवीली रेगुलेटेड। इनफैक्ट एक स्टडी करी थी हम लोगों ने कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कंप्लायंसेस कितने हैं। वी आर वेरी सरप्राइज टू नो from central government there are 500 plus compliances for discom, and from state government there are 250 plus compliances for discoms. So अगर 700 compliances हैं, आप सोचो कितना एंगेजमेंट होगा गवर्नमेंट के साथ, और अथॉरिटी, हर अथॉरिटी के साथ एंगेजमेंट होगा। सो कीपिंग इन व्यू कि ये इतने सारे कंप्लायंसेस हैं, इतने सारी लॉज हैं जिनको हमें जानना जरूरी है बीइंग अ डिस्कॉम, और इतने डाइवर्स एरियाज के लॉज हैं। अब जैसे मैंने ये बताया कि 10 बकेट्स तो हमें जानना ही जानना है, फिर हम फिर एनवायरमेंट पे भी चले जाते हैं, फिर और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कंप्लायंसेस पे चले जाते हैं, इतने सारे 700 से ज्यादा कंप्लायंसेस हमें करने हैं। तो गवर्नमेंट से जो हमारा एंगेजमेंट है वो कैसे हो, एंड दिस इज द इकोसिस्टम जहां पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट से एंगेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अलग से क्यों पूछा गया है? अलग से इसलिए पूछा गया है, क्या चैलेंज, व्हाट इज द चैलेंज एक्चुअली विच वी आर सॉल्विंग? चैलेंज इज इग्नोरेंस ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सो अगर फ्रीक्वेंसी और ऊपर या नीचे होती है आपकी वजह से, तो डिविएशन चार्जेस, सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक रूट्स हैं। या अगर आपका नॉन कंप्लायंस होता है तो पनिशमेंट इज देयर। तो ये दिस इज द चैलेंज। अब ये चैलेंज क्यों है? ये चैलेंज इसलिए है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। हमें इंफॉर्मेशन नहीं है लॉ की, लेकिन गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन है लॉ की। सो देयर इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अगर इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को हम खत्म कर दें, गवर्नमेंट को जितना पता है हमें भी उतना ही पता है, तो ये चैलेंज खत्म हो जाता है या सॉल्व हो जाता है, बहुत सारी एक्सटेंट तक सॉल्व हो जाता है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जिस तरह से ट्रेनिंग आपकी कंपनीज ने आपको नॉमिनेट करा है ट्रेनिंग के लिए, लॉस की ट्रेनिंग और लॉ पॉलिसी स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग भी लेनी है और पढ़ना भी है उनको, टू रिजॉल्व द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री स्पेसिफिक केस में एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी खत्म करा जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड वे उसको बोलते हैं लीगल ओपिनियन। लीगल ओपिनियन आप बहुत सारे इन हाउस भी बना सकते हो। तो नॉर्मल जो सिंपल लीगल ओपिनियन है वो आप इन हाउस भी बना सकते हो, उसका मैं रास्ता अभी बता रहा हूं। जो कॉम्प्लेक्स लीगल ओपिनियन है जनरली इट इज आउटसोर्स्ड, सो इट इज आउटसोर्स्ड टू द फर्म। टीला को दे दिया या किसी एक्सपर्ट लॉ फर्म को दे दिया, एक्सपर्ट बॉडी को दे दिया, तो वो स्ट्रक्चर्ड लीगल ओपिनियन आपको बना के दे देता है। लीगल ओपिनियन बनाने से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे लीगल ओपिनियन बना सकते हैं। So for example, if there is any challenge which arises या प्रॉब्लम which arises, आप एक तरफ उसको लिख लीजिए। उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। उस प्रॉब्लम से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको फ्रेम करना बहुत जरूरी है। तो आप उस प्रॉब्लम में जो इश्यूज आ रहे हैं उसको फ्रेम करिए। इशू 1 ये है, इशू 2 what do you want to know, इशू 2 is this, इशू 3 is this। once you have identified the issue, उसके बाद आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉलो करना है। वो स्ट्रक्चर्ड मेथड ये है, सबसे पहले उन इश्यूज पे एक इशू लेना है, उस एक, और इश्यूज को भी अलग अलग डील करना है। एक इशू लेना है आपको और उसमें देखना है कि 5 लॉ क्या कहता है उसके बारे में। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग विद रिस्पेक्ट टू दैट इशू, राइट। सेकेंड स्टेज, राइट व्हाट एक्ट से अबाउट दिस इशू। तो आप देखोगे 2 एक्ट में है, 3 एक्ट में, तो एक इस एक्ट में ये बोला इस इशू के बारे में, इस एक्ट में ये बोला, इस एक्ट में ये। थर्ड, राइट व्हाट इज रूल सेइंग विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ये है। फोर्थ, राइट रेगुलेशंस, व्हाट इज रेगुलेशन सेइंग विद रिस्पेक्ट टू दैट इशू। तो सीईआरसी का क्या रेगुलेशन है, स्टेट। उसके बाद नोटिफिकेशन क्या कहता है उस इशू के बारे में। यू विल राइट कोड्स, सो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड और स्टेट ग्रिड कोड और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड क्या कहता है, कोड्स क्या कहते हैं उस इशू के बारे में। सो आपने उस इशू के बारे में जो भी 6 कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड कोड क्या कहता है वो लिख लिया। एकदम आपको देखना बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। आप उसी के बेसिस पे भी ओपिनियन बना सकते हो। पर कुछ केसेस में आपको आगे बढ़ना पड़ता है, जहां पे जब थोड़ा डिस्प्यूट होता है वहां पे आप क्या कहते हो, आप पॉलिसी भी लिखते हो। उस इशू के बारे में पॉलिसी क्या कहती है गवर्नमेंट, पॉलिसी में भी 5 चीजें है ना। फिर उस इशू के बारे में गाइडलाइंस गवर्नमेंट की क्या कहती है। उस इशू के बारे में जो आप समझ रहे हो, उस इशू के बारे में स्कीम्स
व्हाट इज द व्यू ऑफ द स्कीम, उस इशू के बारे में बायलॉज क्या क्या है, उस इशू के बारे में प्लान प्रोग्राम, और एक ही प्लान प्रोग्राम रोड मैप मिशन जो पॉलिसी का पार्ट है वो ऑल्टरनेटिव पर्यायवाची शब्द है, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अब ये आपको क्लियर हो गया। थर्ड, आपको लिखता है उस इशू के बारे में स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का स्टैंडर्ड क्या कहता है इसके बारे में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, बीआईएस का स्टैंडर्ड क्या कहता है, एएलएम का स्टैंडर्ड क्या कहता है। आपने स्टैंडर्ड सारे लिख लिए। नाउ यू कैन टेक अ डिसीजन। नाउ अब क्या होगा, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म है, जितना गवर्नमेंट को पता है उतना आपको पता है उस इश्यू के बारे में। नाउ यू एंड योर कंपनी कैन नॉट गो रॉन्ग. It is very structured. To answer your question, more information, there is a better advocacy. इस जब आप गवर्नमेंट से डील करते हो उसको कई बार बोला जाता है एडवोकेसी कर रहे हैं आप। एडवोकेसी में आप डिस्कस करते हो गवर्नमेंट से कि सर पॉलिसी में तो आपने ये लिखा है, एक्ट में ये लिखा हुआ है, मैं क्या करूं, मैं तो पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं जबकि एक्ट कंपलसरी है। अब एडवोकेसी, सो आंसर ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड आंसर ऑफ हाउ टू डील विद द गवर्नमेंट। एक तो फर्स्ट स्टेज है लीगल ओपिनियन, आपको इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म करनी है। अब आपने इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म कर ली, आपको पता चल गया क्या कंपनी के लिए नेगेटिव है, क्या कंपनी के लिए पॉजिटिव है, सारी चीजें आपको एनालिसिस, चाहे आप पीएसयू हो, चाहे कोई कुछ भी एंटिटी हो, चाहे प्राइवेट एंटिटी हो। वंस यू आइडेंटिफाई द इश्यूज, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज करनी पड़ती है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब कोई इलीगल काम नहीं करना है, प्योरली लीगल काम कर। और एडवोकेसी करने के लिए प्रोविजंस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, आई विल टेल यू द प्रोविजंस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। स्टेज 1, आफ्टर understanding everything, stage 1 of advocacy is provided under section 181 subsection 3 and 178 subsection 3 of electricity act. वो ये कहता है कि all regulations and rules shall be subject to previous publication. इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई रेगुलेटरी कमीशन कोई भी रेगुलेशन बनाएगी तो सबसे पहले पब्लिश कर देगी। इनफैक्ट टाइम दे देती है वो 1 महीने का कि आप अपने कमेंट्स दे दीजिए। रूल्स बनाएगा गवर्नमेंट, पहले पब्लिश कर देगा, फिर टाइम दे देगा। ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन गो टू रेगुलेटरी कमीशन एंड डू एडवोकेसी। टेल, ऑफिशियल है सब कुछ, राइटिंग में है कि सर ये जो रेगुलेशंस आप बना रहे हैं इसको थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, मेरी कंपनी के लिए ये बेटर होगा। यू हैव टू कन्विंस देम। इफ दे कन्विंस यू देन फॉलो इट। ऑलराइट, नंबर 1 तो एडवोकेसी का फर्स्ट स्टेज है एग्जीक्यूटिव से डील कर। लेट अस अज्यूम कि आप एग्जीक्यूटिव से डील नहीं कर पाए, आपको पता नहीं चला, लॉ बन गया। सेकेंड स्टेज ऑफ एडवोकेसी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 179। सेक्शन 179 कहता है रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास जाएंगे, सीईआरसी की जितने भी रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड जो सीईए बनाता है, पार्लियामेंट 40 दिन में, 30 दिन में उसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है। यू कैन गो टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डू एडवोकेसी कि सर ये जो रूल है या रेगुलेशन है इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, आप रिवर्ट बैक कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, अमेंड कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। वो होता है लेजिस्लेटिव एडवोकेसी स्टेज 2। लेट अस अज्यूम अब जब पार्लियामेंट में इतने दिनों तक रखा रहा उसके बाद वो एनफोर्स होता है। इतनी जल्दी एनफोर्स नहीं होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। जब एनफोर्स थर्ड स्टेज में हो गया तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बचती है, और वो अपॉर्चुनिटी बचती है टू चैलेंज इट बिफोर जुडिशियल अथॉरिटी। तो जो भी जुडिशियल अथॉरिटी है, जो हमने पूरे डिस्कस करे जुडिशियल अथॉरिटीज में, you can challenge law before the High Court or Appellate Tribunal of Electricity, who is the appropriate authority in case of electricity power sector. Generally 99% cases में यही 2 authorities आती हैं जो appropriate authority होती है, Appellate Tribunal of Electricity और High Court. So you challenge it before judicial authority। और पिरामिड आप याद रखिए कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर एक्ट है, फिर रूल्स है, फिर रेगुलेशंस है, फिर नोटिफिकेशंस है। तो अगर रेगुलेशन, अगर रूल को वायलेट कर रहे हैं तब भी आप चैलेंज कर सकते हो, अगर रेगुलेशन एक्ट को वायलेट कर रहे हैं तब भी आप चैलेंज कर सकते हो, अगर रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं तब भी आप चैलेंज कर सकते हो। सो जुडिशियल चैलेंज। नाउ फ्रॉम दिस डिस्कशन यू आर कॉम्पिटेंट टू फेस एनी चैलेंज with respect to government authorities. So hope I have answered the question. Back to you, Archana.